बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का एक बार फिर से जोहार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम आनंद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दलहन की खेती के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत ले सकते हैं अनुदानित कृषि यंत्र। पैक हाउस के निर्माण के लिए ले सकते हैं 50% अनुदान। तीसी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद शेखर। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में दलहन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को अनुदान पर कृषि उपकरण सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पलामू सहित राज्य के कई जिलों में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पैक हाउस उपलब्ध कराया जा रहा है। पैक हाउस की कुल योजना लागत 4 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें 50% अनुदान यानी 2 लाख रुपए सरकार देगी। शेष राशि का अंशदान लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए किसान अपने जिला के जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। धान की खेती कर रहे किसान भाइयों, आप अपनी फसल से पूरी उपज प्राप्त करने के लिए सही समय पर कटाई करें। धान पक जाए और उसकी कटाई ना की जाए तो हवा के बहाव से उसके दाने झड़ने लगते हैं। इससे अनावश्यक धान की क्षति होती है। देखिए, धान के खेत में तो कटाई करने जब जाएंगे तो आपको, हम तो समझते हैं कि अगर लो लैंड में धान है, नीची ज़मीन में है, तो आपको तो पानी वहाँ मिलेगा। लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है कि आप उचित समय पर कटाई करें। उचित समय क्या होगा कि धान जब सही में पक जाए उसी समय आप कटाई कर लें। होता क्या है कि धान पक के किसान के खेत में 10 से 15 दिन पहले से तैयार है, लेकिन किसान भाई अभी सोच रहे हैं कि आज मन नहीं कर रहा है, तो आज मजदूर नहीं है, तो कल कुछ पर्व त्यौहार मना लेते हैं। तो होता क्या है कि जो 10-15 दिन का जो डिले करते हैं, तो उसमें अब तो धान पक गया है। पकने के बाद क्या होता है कि उसका जो दाना है वो हवा चलेगा या आपके गुजरने से आपके शरीर में लगेगा, तो दाना वहीं पर झड़ के गिरने लगता है। तो बिना मतलब का आप जो है धान का नुकसान अपने खेतों में गिरा के कर रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कटाई जब हो जाए तुरंत करिए, तुरंत उसका मड़ाई करिए और तुरंत भंडारण करिए। रबी तिलहनी फसल तीसी की खेती के लिए मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में तीसी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद शेखर T397 श्वेता या शुभ्रा लगाएं। तीसी की बुआई में 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित प्रभेद शेखर T397 श्वेता या शुभ्रा लगाएं। इनमें तेल की उपलब्धता 43% है और इनकी उत्पादन क्षमता 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। समय से बोई गई धान फसल अब पकने की अवस्था में होगी। किसान भाई, आप धान की कटाई के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर की सहायता ले सकते हैं। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर धान की कटाई कर सकते हैं। आइए आज जानते हैं टमाटर फसल में रासायनिक दवा के बिना फल छेदक और पत्र छेदक कीटों के रोकथाम कैसे करें। किसान भाई, आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो फल छेदक और पत्र छेदक कीटों के प्रति सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेत की मिट्टी में मिला दें। इससे टमाटर फसल में
फल और पत्तियों को छेद करने वाले कीट नहीं लगेंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अपने जीवन में हम कहीं भी जाते हैं, कुछ देखते हैं, सुनते हैं तो हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, कुछ सीखते हैं, पर क्या उन जानकारियों पर हम अमल करते हैं? जो करते हैं वो लाभान्वित ज़रूर होते हैं। आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं रबी दलहनी फसलों की खेती व कृषि कार्य के बारे में। ज़रा गौर से सुनिए और जानकारी लीजिए। रबी के मौसम में चना, मटर और मसूर की खेती झारखंड में बड़े पैमाने पर की जाती है। रबी दलहनी फसलों की खेती के लिए समय रहते खेत का चुनाव कर लें और मिट्टी में व्याप्त नमी का भरपूर प्रयोग कर लें। पहले तो देखिए, हमको दलहनी में यहाँ जो झारखंड में चना बहुत मुख्य फसल हो गया, उसके बाद दूसरा में मसूर हुआ और फिर अभी बहुत ही आगे आ रहे हैं वो मटर है। तो हमको पहले क्या लगाना है, हमारा ज़मीन कैसा है वो पहले देख ले। और जो अभी तो धान लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ ये भी देखना था उनको जो हमको मध्य अक्टूबर तक इसको खाली हो जाना चाहिए था। मान लीजिए किसी का देर हो रहा है तो वो उसका अभी प्लान कर लेगा। तो पहले ही हमको ज़मीन तैयार से पहले अभी हमको कौन सा प्रभेद लगाना है, कोई कौन सा फसल लगाना है, उसका प्रभेद कौन सा अच्छा होगा, ये करके हमारा रेडी रखना होगा। अगर ज़मीन तैयारी करने का हमको मौका मिले तो मध्य अक्टूबर से हम ज़मीन तैयारी में लगा जाए, तुरंत तैयार करके हमको उसमें फसल लगा देना चाहिए। क्योंकि जो मॉइस्चर है, नमी है, वो तुरंत सूख जाता है, तो उसको सूखने नहीं देना है, उसके पहले तैयार करके हमको लगा देना है। मिट्टी की तैयारी के पश्चात संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करें। चूँकि दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, अतः इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है। से चिट्टा मिट्टी होगा, थोड़ा सा निचली जमीन होगा तो उसमें हमको चना बहुत अच्छा होगा। हल्का जमीन होगा, हल्का मिट्टी होगा तो उसमें हम मटर या मसूर का खेती कर सकते। लेकिन ध्यान ये हमको देना होगा, जब हम हल्का ज़मीन है, नमी इसमें जल्दी सूख जाएगा, तो उसको जितना जल्दी हो सके तो मध्य अक्टूबर का जितना उसके जस्ट बाद हमको उसको लगा देना चाहिए, ताकि पूरा सुखाने से पहले हमारा वो तैयार हो जाए। तो उसके लिए हमको ज़मीन को अच्छे से तैयार जुताई करके उसको जो हमारा खाद, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली दलहनी फसल में खाद का प्रयोग संतुलन मात्रा में नहीं करते हैं, इसका फास्फोरस का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग उसमें बोलते हैं जो नाइट्रोजन का मात्रा बहुत कम होता है। इसमें 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के दर से देना है। फास्फोरस का 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से फास्फोरस देना है। और पोटास भी 20 से 25 किलोमीटर के दर से हमको देना है। इसके साथ साथ एक चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा, जो कि दूसरा फसल में उतना ध्यान नहीं देने से भी चलेगा, वो सल्फर हमको उसमें प्रयोग करना है। और एक चीज़ है, ये दलहनी फसल है, इसका जड़ बहुत नीचे तक जाता है, उसका जड़ में गुटी बनता है, जो कि हमारा वायुमंडल से नाइट्रोजन को भी वो फिक्स करते हैं। उसी के लिए हमारा बहुत हार्डर ज़मीन होना चाहिए। काबुली चना की अगर खेती करना चाहते हैं तो मिट्टी को भुरभुरा करें। मटर और मसूर में भी मिट्टी को भुरभुरा रखें। देसी चना की खेती के लिए मिट्टी ढेलेदार हो तो फसल अच्छी होती है। तो लास्ट में हमको राइजोबियम, स्पेसिफिक राइजोबियम, जैसे हमको चना लगाना है तो चना के लिए अलग से राइजोबियम मिलता है, मटर लगाना है तो मटर के लिए अलग से राइजोबियम, ऐसा ही है मसूर के लिए भी हमको अलग अलग राइजोबियम हमको रेडी रखना होगा। जिसका कि एक गुड़ का सॉल्यूशन बनाना वो बहुत आसान है। अब हाफ लीटर पानी में आपको 100 ग्राम गुड़ या चीनी का घोल बनाना पड़ेगा।
तो उसके लिए थोड़ा सा मिला के थोड़ा उबाल देने के बाद ठंडा हो जाए, उसके बाद उसका जो राइजोबियम, स्पेसिफिक राइजोबियम है उसको उसमें मिला दे। तो एक पैकेट जो राइजोबियम होता है वो आधा एकड़ ज़मीन के जितना बीज लगेगा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार होता है। ये कर देने से, और इसके साथ साथ हम देखेंगे मिट्टी अम्लीय होगा तो इसमें चूना अति अवश्य प्रयोग करना होगा। वो 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हमको चूना प्रयोग करना है, क्योंकि ये अम्लीय जो मिट्टी है उसमें हमारा जो राइजोबियम का ग्रोथ है, चाहे चना का जो कैल्शियम का ज़रूरत होता है, फास्फोरस का अधिक मात्रा में ज़रूरत होता है वो मिलता है, अदरवाइज़ फास्फोरस उसमें फिक्स हो जाता है। रबी दलहनी फसलों के उत्पादन में प्रभेदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे प्रभेदों का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र में सफलतापूर्वक उपजाया गया हो। बीज किसी ऐसे प्रतिष्ठान से खरीदें जो विश्वसनीय हो। जैसे कि चना में हमारा बिरसा चना 3 और उसके बाद JG14 और ये बहुत ही अच्छा ये आजकल का ये मिलता है। काबुली चना में HK4 और जो प्रचलित कुछ वैरायटी बहुत अच्छा कर रहा है, जो KPG 59 हुआ, KWR 108 हुआ, पूसा 372 हुआ और काबुली चना में आपका काक 2 हुआ, श्वेता हुआ। ये हमको जो भी इसमें से अवेलेबल है अभी रेडी रख के हमको जो ज़मीन जैसा तैयार होगा हमको एक दिन भी डिले नहीं करके उसको सोइंग कर देना है। और मटर के लिए हम अगर देखें दंतीवाड़ा फिलिपी 1 बहुत ही अच्छा किस्म है। इसमें अच्छा से खेती करें तो हम 25 से 30 क्विंटल तक हम उपज ले सकते हैं अगर सही समय में सही तरीक़ा से इसको खेती करें। इसके अलावा इंदिरा मटर 1 भी है और जो प्रचलित वैरायटी है उसमें DDR 23 है, HUDP 15 जिसको मालवीय मटर 15 करके जानता है, ये भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ये हमको प्रभेद मटर के लिए चुन के रेडी रखना होगा। अगर मसूर का खेती करना कोई चाहे तो WBL 77 जिसको हम मैत्री के नाम से भी जानते हैं उसको हमको रेडी रखना है। और आजकल अच्छा वैरायटी आ गया है, IPL 220 ये भी बहुत अच्छा है, शेखर 4 क्रीस ये सब भी बहुत अच्छा वैरायटी आ गया है। अगर ये उपलब्ध ना हो तो पुराना वैरायटी भी बहुत अच्छा हमरा करते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। OKLS 218 हुआ, HUL 57 हुआ, WBL 58 हुआ, ये वैरायटी भी हम उसमें लगा सकते। तो बीज हमको जो भी मिले अच्छा जगह से हमको उसको कलेक्ट करके अभी से रख देना पड़ेगा। अगर आपकी जमीन खाली है और रबी दलहनी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें ताकि उत्पादन ज्यादा हो और अच्छी आमदनी मिले। बारी है दूसरी जानकारी की। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाई बहन खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं झारखंड में देसी गाय पालन से लाभ के बारे में। ज़रा गौर से देखिए और लाभ उठाइए। भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक पारंपरिक आजीविका साधन है। भारत में करीब 30 करोड़ दुधारू पशुधन है, जिनमें से 19 करोड़ गाय हैं। भारत में गायों की 30 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। उत्कृष्ट देसी नस्लों में गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, थार पारकर, रेड सिंधी प्रमुख हैं, जो संकर नस्ल की गायों की तुलना में कई तरह से ज्यादा लाभदायक है। देसी गाय पालन आज बहुत ही उभर कर सामने आ रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गाय पालन भारतवर्ष में, झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी काफ़ी किसान गाय पालन कर रहे हैं। गाय पालन या तो शहरी क्षेत्र में भी हमारे किसान कर रहे हैं और ग्रामीण परिवेश में भी कर रहे हैं। तो अभी जो है कि एक झुकाव आया है कि देसी गाय पालन करने के लिए, और ज़्यादातर जो किसान है वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं देसी गाय पालन। देसी गाय पालन से फ़ायदे की बात करते हैं तो संकर किस्म या विदेशी किस्म की जो गाय है जैसे जर्सी है, हॉस्टिन फ्रीजियन है, उसकी तुलना में देसी गाय पालन से फ़ायदे बहुत हैं। देसी गाय पालन से फ़ायदे की बात करते हैं कि इसमें बीमारियां कम होती है, साथ ही साथ इसका दूध की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और देसी गाय की नस्ल की यदि बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखा जाता है कि इसमें जो है जो गाय की जो ये ब्रीड्स जो कहते हैं कि नस्ल जो है पूरे भारतवर्ष में अगर देखें तो लगभग 30 नस्लें हैं गाय की, लेकिन उसमें जो दुधारू किस्म की जो सबसे अच्छा जो देसी नस्ल की जो गाय है जो दूध उत्पादन के लिए अच्छा है उसमें साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, थारपारकर, देवनी, ये सब जो कुछ नस्ल है जिसका दूध उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा है। और ये जो गाय हैं
ये काफ़ी संख्या में हमारे किसान जो है इसका पालन करते हैं या करना चाहते हैं, तो इसको हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में देसी गायों की आहार व्यवस्था एवं रखरखाव में तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला होता है। आमतौर पर देसी गायों का आहार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरा चारा एवं फसलों के अवशिष्टों से पूरा हो जाता है। इन गायों की दूध की गुणवत्ता संकर नस्लों की गायों की तुलना में बेहतर होती है। इसमें हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम कि देसी गाय से जो फायदे की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे ग्रामीण परिवेश में गाय पालन में, जिसके कारण ज़्यादातर किसान गाय पालन से जुड़ना नहीं चाहते हैं। इसमें जो मुख्य समस्या है खाने की, जो आहार की यदि बात करते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि गाय पालन जो करते हैं, तो गाय पालन में अगर गाय 8 से 10 लीटर तक दूध देती है तो उसको हम लोग हरे चारे पर भी रख सकते हैं, या फिर जो खेती होती है, खेती से जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको भी खिलाकर हम गाय का भरण पोषण कर सकते हैं। यह सच है कि देसी गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता संकर नस्ल की गायों की तुलना में कम होती है, लेकिन आहार, आवास एवं चिकित्सीय खर्च में से कम खर्चीला होने के कारण ज्यादा उपयोगी है। लेकिन अगर हम लोग संकर नस्ल की बात करते हैं या विदेशी नस्लों की बात करते हैं, तो उसका दूध उत्पादन तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसके रखरखाव, आहार, इसमें भी खर्च ज़्यादा होता है। दूसरी बात है कि जो देसी गाय की जो नस्ल है उसमें जो दूध की क्वालिटी है वो संकर नस्ल की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। जैसा कि हम लोग A2 मिल्क की बात करते हैं या और सब भी गुण की बात करते हैं, देसी गाय की जो दूध होते हैं उसमें देखा जाता है कि इसमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। तो इस तरह से इसका दूध उत्पादन तो कम होता है, लेकिन इसका मांग भी बाज़ार में ज़्यादा है देसी गाय। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, इन सब गायों का जो दूध होता है उसमें बाज़ार में 100 से 150, 200 रुपये प्रति लीटर तक भी बाज़ार में इसकी मांग है। लेकिन उसी की कंपेरिजन में अगर संकर नस्ल की गाय की बात करते हैं तो उसके दूध जो है 40 या 50 रुपये प्रति लीटर ही बाज़ार में बिक पाता है। तो इन सब बातों से अगर देखते हैं तो देसी जो गाय है, देसी गाय में मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं या फिर जो हम कह सकते हैं कि जिसके कारण लोग नहीं करना चाहते हैं, इसमें दूध उत्पादन थोड़ी कम होती है संकर नस्ल की तुलना में। तो दूध उत्पादन की मतलब 8 से 10 लीटर, 12 लीटर ही दूध देती है देसी नस्ल की जो गाय होती है सामान्य तौर पे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि इसका दूध अगर दुगने दाम में बिकता है तो 10 लीटर दूध वाली गाय 20 लीटर दूध वाली गाय के बराबर होती है। देसी नस्ल की गायें अपने अपने प्रजनन क्षेत्रों की जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अनुसंधानों में पाया गया है कि देसी नस्ल की गायों में संकर नस्ल की गायों की तुलना में दुग्ध उत्पादन क्षमता पर कम असर पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि हमारे अगर झारखंड परिवेश की बात करें, यहाँ के वातावरण की बात करें, तो यहाँ का वातावरण मुख्य रूप से गर्म वातावरण कह सकते हैं। तो गर्म वातावरण के लिए हमारी जो संकर नस्ल की गाय है, जिसमें देखा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसका मुख्य कारण होता है कि यहाँ के वातावरण से वो प्रभावित होती है। यहाँ के वातावरण जो है जब गर्म होता है, वातावरण आर्द्रता अधिक होती है, तो जो संकर नस्ल की गाय है उसमें जो है कि स्ट्रेस जल्दी आता है अगर देसी की तुलना करें। देसी में देखा जाता है कि अगर वातावरण गर्म भी है तो वो जो है वो बर्दाश्त करती है। यानी हमारे जो भारतवर्ष में या झारखंड में जो वातावरण होता है उसमें अच्छी तरह से हमारे देसी नस्ल की गाय वो रह लेती है। और जो हमारे ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो किसान हैं जो गाय पालन से भी जुड़े हैं, वो ज़्यादातर जो किसान हैं वो मुख्य रूप से देखा जाता है कि ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, खुली विधि में रखना चाहते हैं, आवास का प्रबंधन उतना अच्छा नहीं होता है, आहार का प्रबंधन नहीं होता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए अगर किसान देसी पालन का गाय पालन करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है और उसमें जो बीमारियों की समस्या है वो भी इनसे कम हो सकती है। गत कई वर्षों से देसी नस्ल की गायों की संख्या में गिरावट आ रही है, लेकिन व्यावसायिक फार्म प्रबंधन और संतुलित पोषाहार के द्वारा देश तथा राज्य में देसी नस्लों की उत्पादकता में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, जानकारियाँ हमारे पास और भी हैं, लेकिन दूंगी मैं अगले अंक में। तब तक कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।